प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार केंद्र में बनी तीसरी बार की सरकार के बजट आने के बाद इस बजट को लेकर शहर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित अग्रवाल ने अपना नजरिया स्पष्ट किया है। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला बजट करार दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित ने बताया कि इस बजट को आने वाले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट सशक्त भारत के निर्माण वाला बजट इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए कई कदम बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों से तकनीकी मामलों में हम प्रतिद्वंद्विता करना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी से संबंधित संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से जब ऐसे देश अपनी इंडस्ट्री लेकर हमारे यहाँ आएंगे तो वह अपने साथ अपने संसाधन भी लाएंगे और उन संसाधनों के लिए जब हम अपने यहाँ रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो न केवल उन संसाधनों की तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिलेगी बल्कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल सकेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस युवाओं व महिलाओं के साथ साथ स्किल पर भी किया गया है। देखने में भले ही यह बात छोटी लग रही हो कि विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में देश के युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जब आएंगे तब सबको यह महसूस होगा कि छोटे कस्बे से निकले हमारे युवा उन कंपनियों में इंटर्नशिप करने के बाद नौकरी कर रहे हैं जो कंपनियां पहले से ही 4-5 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। उन्होंने इस बजट को मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारों के लिए लाभप्रद बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बजट में सबसे पहले फोकस टैक्स पर होता है। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें अब मध्यम तथा निम्न वर्गों को टैक्स के डर से दूर किया गया है। इस बजट में खास और आम जनता इससे कितनी प्रभावित होगी, कितना इनको लाभ होने वाला है, क्या परेशानी है? देखिए, बजट के बारे में अगर कहा जाए तो पहली चीज़ तो ये मोदी 3.0 का पहला बजट है। तो निश्चित रूप से ये जो बजट है ये आने वाले 5 वर्षों की नींव रखने वाला बजट है। और अगर हम कहें ये आने वाले 5 वर्षों के लिए नहीं, ये आने वाले शायद 30 वर्षों की सोच को लेके बजट बनाया गया है। जैसा कि मैंने पिछले बजट में भी कहा था जब इंटरिम बजट आया था कि सोच बड़ी क्लियर है और सोच बड़ी साफ है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। और ये जो बजट है जिसमें मूल्यतः सारी चीज़ें जिन पे ध्यान दिया गया है वहाँ पे युवाओं पे, महिलाओं पे और उनका जो रोजगार और स्किल्स पे जो फोकस है वो बताता है कि हम जब इन चीज़ों पे सशक्त होंगे तभी जाके आगे में विकसित देश बन सकते हैं। और इसलिए ही जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए आपको विकसित देशों के लिए, जिसमें आप कहते हो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड का, रेल का, शिप का, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम हो रहा है। आज हम मेगा पावर प्लांट की बात करें जो BHEL और NTPC के साथ करने की बात करी गई है, वो इनकी दूरदर्शिता को भी दिखाता है कि ये जो एनर्जी में, जो आपकी ऊर्जा में जितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है उसको वो ध्यान में रखते हुए आगे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। और इसी के चलते उनने सोलर पैनल्स को हर रूफटॉप पे करने के लिए कि 300 यूनिट बिजली आपकी बचे, आपकी फ्री हो, कि हम अपने यूनिट्स को अभी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है उसको कम से कम कर दें, जिससे कि हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी है वो इंडस्ट्रियल यूजेस में आ पाए। तो ये बजट में अगर देखा जाए तो आप पूरी तरह ये देखेंगे कि ये सशक्त भारत बनाने की और विकसित भारत बनाने की बात कही जा रही है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कदम जो उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि फॉरेन कंपनीज इस जगह पे आ पाए और हम उन कंपनी से, जैसे फायदा मैं हमेशा बताता हूं, जब भी कोई आपके साथ बड़ी कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है, तो फॉरेन कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो अभी हम जिस चीज के लिए तैयार नहीं है, जैसे हम कहते हैं हम चाइना से कंपीट करना चाहते हैं, बट चाइना से कंपीट करने के लिए चाइना की कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, आपको उस तरह की मशीनरी भी चाहिए आपको। तो वो मशीन तभी आपको मिलेगी, वो सिस्टम्स आपको तभी मिलेंगे जब बाहर की कंपनी आके अपना सेटअप लगाएंगी। तो बाहर से जब कंपनी आके अपना सेटअप लाएंगी तो वो एनर्जीज, वो आपको सारी नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी सारी आपको मिलेगी और आप उनमें अपना रॉ मटेरियल भी बनाएंगे तो भारतीय इंडस्ट्री इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये जो बजट है इसमें ऐसी कई सारी अहम बातें की गई हैं जिससे कि आपका बजट जो है विकसित भारत की बजट के लिए बात करता है। और अगर मैं रोजगार के बारे में बात करूं तो उनने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसमें अभी बहुत छोटी सी लगती है वो, क्योंकि हम जब टर्म्स में और मतलब फिगर्स में पढ़ते हैं तो फिगर्स बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन 500 भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। शायद मैं और हमारे जो बच्चे हैं, जैसे हम छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती कि हम बड़े शहरों की कंपनी में सीधे जाके इंटरव्यू दे दें और हम पास हो जाएं और इंटरव्यू के चलते हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से हमारे पास हमारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी
कि 12 महीने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में उस जगह पे काम करके, उस इंडस्ट्री के बारे में जो वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम सीख के आएंगे, तो वहां पे 500 इंडस्ट्रीज जो अपने आप में 3-4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, वो आज हमारे भारत में और ज्यादा रोजगार पैदा कर सकती है। क्या लगता है आम जनता की जो जरूरतें हैं उसमें बजट कितना प्रभावित है? अगर हम आम जनमानस की बात करें तो आपका बेसिक, पहले हमेशा जब भी बजट आता है तो सबसे पहले सबका जो ध्यान आकर्षित किया जाता है वो होता है उनके टैक्स पे। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो हर सैलरीड क्लास और नॉन सैलरीड क्लास के लिए इस टैक्स मतलब स्लैब्स में चेंजेस करने से छोटे जो तबके का है, जिसमें 10 लाख से कम की आय वाले लोग हैं, उन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप 10 लाख से कम की आय में 17,500 रुपए का टैक्स बचता है तो वो बड़ा टैक्स बचाव माना जाना चाहिए, ना कि छोटा टैक्स बचाव। और उसके साथ साथ आप फ्री भी हो रहे हो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में एक फायदा ये भी हो गया कि अब आप बाध्य नहीं हो कि आपको 80C में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको LIC पॉलिसी लेनी ही लेनी पड़ेगी, तभी आपका टैक्स बचेगा। तो उन चीजों से जो बचाव हो गया कि अब आप फ्री हो, कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 80C में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका टैक्स उतना लगेगा, उस चीज से बचने से फायदा क्या हो गया कि आप अपना पैसा जहां आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो तरीके के फायदे हुए, एक तो आपका टैक्स कम हुआ, दूसरा आपका पैसा फ्री हो गया जो आप अपनी मर्जी से जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो निश्चित तौर पे ये बेनिफिट सिर्फ 17,500 का नहीं रह जाएगा, ये पैसा जो आपका फ्री हो रहा है, जो आप और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपका रिटर्न जो 4-5-6% देता था वो 10-12% देगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट में ऐड होगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 हो जाना, फैमिली पेंशन 25,000 रुपए हो जाना, ये सारे जो आधार स्तंभ है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है टैक्स के नेचर में। लेकिन क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं अपेक्षाओं की, तो अपेक्षाएं तो ऐसी हैं साहब कि हर कोई चाहता है कि 10 लाख पे बिल्कुल टैक्स ना लगे, 20 लाख, जब 10 लाख हो जाएगा तो हम चाहेंगे 15 लाख पे भी ना लगे। तो इन अपेक्षाओं की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है कि मध्यम वर्ग और निचले वर्ग को कोशिश करके बचाया जा सके जितना बचा सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें 1.25 लाख रुपए तक की उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी, तो वो अपने आप में बताता है कि अगर कोई छोटा मोटा व्यापार अगर इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी में, तो उसका मुनाफा टैक्सेबल ना हो, मुनाफा उन्हीं का टैक्सेबल हो जो ज्यादा कमाते हैं। निश्चित तौर पर उन पे बोझ बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट बड़ा है तो उन पे बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा उन्हीं पे जो इसको व्यापार की तरह या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जो साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा कैपिटल गेन कमाते हैं, उन पे टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन जिनका 4 लाख से कम का कैपिटल गेन होता है उनका लगभग वही टैक्स आएगा, और जिसका 4 से और कम हो जाता है, 3 लाख से भी होता है, तो उसका असर कम होगा, उसका टैक्स कम बढ़ेगा, क्योंकि 1.25 लाख की एग्जेम्पशन मिल गई। तो ये एग्जेम्पशन असेस करने वाले जिसका जो नजरिया होता है वो उस नजरिए से देखेगा। तो ये एक कोशिश की गई है जिसमें इनइक्वालिटी पे अफेक्ट किया जा सके, जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स लगे।